हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम फाइन आर्ट के PYQ सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके फाइन आर्ट के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनके साथ ही हम इनकी फुल डिटेल देखेंगे, जिससे कि आपका पूरा वो जो टॉपिक है उसका पूरा कॉन्सेप्ट या उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है उस टॉपिक से वो सभी आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि का यूज़ करते थे। अब हड़प्पा के बारे में मतलब ये जो लिपि है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इस लिपि से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल जो चिन्ह थे वो थे, जो कि सेल घड़ी की आयताकार और वर्गाकार मोहरों और गुटिकाओं पर मिले हैं। अब देखिए, आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मूल चिन्ह लगभग कितने थे? तो लगभग जो है वो 64 थे। उसके बाद जो सेल खड़ी की जो मोहरें बनाई जाती थी, सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं वो सेल खड़ी की मिली है हड़प्पा सभ्यता में। और ये जो मोहरें हैं ये आयताकार और वर्गाकार दोनों ही आकारों में मिली हैं। और जो ये जो चित्र थे, ये जो चिन्ह थे, ये मोहरों पर भी मिले हैं और जो छोटी गुटिकाएं होती हैं उन पर भी ये मिले हैं। इसकी लिपि जो है वो पिक्टोग्राफ या फिर चिन्हात्मक, इन दोनों में से कुछ भी नाम आता है तो वो उसका मतलब सेम ही है, ठीक है। या तो पिक्टोग्राफ आपको नाम मिलेगा या चिन्हात्मक। यह लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो लिपि है वो कौन सी साइड से लिखी जाती है। इसे ब्रुस्टोफेडन भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चिन्ह मिले हैं इसमें वो मिले हैं मछली के, ठीक है। तो ये इससे जो संभावित क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सभी मैंने आपके सामने इसमें यहाँ पर ऐड किए हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ठीक है। और ये आपने अगर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इनमें से देखिए, सबसे पहले हम इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य, इसका आपको टाइमिंग देख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्थापना है वो आपको देखनी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इनके जो मंत्री थे चाणक्य, उनकी सहायता से इन्होंने जो मौर्य साम्राज्य है उनकी स्थापना की थी। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों में शुरू हुआ था और इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र थी, यानी कि जो वर्तमान में पटना शहर है वो इसकी राजधानी था। पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो शासक हुए हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। डायरेक्ट संस्थापक का भी पूछा जाता है, एक सेकंड। तो आपसे जो है डायरेक्ट संस्थापक का पूछा जाएगा। और ये उनके पूरे जितने भी शासक हुए हैं उनका है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ ये क्रम याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, उसके बाद हुए बिंदुसार इनके बेटे, और जो अशोक हैं वो बिंदुसार के बेटे थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो ये अशोक के दादा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वा और वृहदत्त। अब क्वेश्चन लास्ट वाले से भी पूछा जाता है, इसलिए आपको फर्स्ट और जो लास्ट है वो आपको याद रखना है। सबसे शक्तिशाली कौन सा शासक था, या फिर किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा कार्य हुए हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल उन्होंने करवाया है वो। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अशोक हैं वो ही उनका ही आपको याद करना है। तो अशोक का यहाँ पर हो जाएगी, ये अशोक के दादा। नेक्स्ट है, वर्ली लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली लोक कला महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। अब देखिए, कुछ चित्रकलाएं हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मधुबनी। तो मधुबनी है बिहार से। ये क्वेश्चन आपका चाहे आपका सब्जेक्टिव हो या फिर आपका फर्स्ट जो जनरल पेपर होता है वो हो, और किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसमें ये सभी पूछे जाते हैं।
तो इनको तो बिल्कुल आपको रट्टा लगा लेना है। तो मधुबनी बिहार, पटचित्र उड़ीसा, पिथौरा गुजरात, कलमकारी आंध्र प्रदेश, कालीघाट कलकत्ता और वर्ली महाराष्ट्र, थांका नेपाल। नेपाल या फिर तिब्बत भी यहाँ पर लिखा आ सकता है। ठीक है, तो ये है, तो वर्ली की हम बात करें तो वर्ली है महाराष्ट्र से। उसके बाद ये तो हो गई लोक चित्रकला की बात। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोक कलाएँ भी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। साथिया ये है गुजरात, मांडना या फिर मेहंदी जो है वो राजस्थान। अच्छा, मेहंदी से एक चीज़ और है, आपको ऐसे चीज़ें रिलेट करके याद करनी है कि मेहंदी को जो है राजस्थान में जीआई टैग मिला हुआ है, वो कहाँ से मिला हुआ है। तो ये जो सोजत की मेहंदी है राजस्थान में, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है चौकपुरना उत्तर प्रदेश, रंगोली महाराष्ट्र, अल्पन या फिर गोदना ये बिहार, एपन उत्तराखंड, मुग्गुलू ये आंध्र प्रदेश, रंगवाली कर्नाटक और कोल्लम तमिलनाडु। तो ये सभी जो हैं ये लोक कलाएँ हैं और ये सभी जो हैं ये लोक चित्रकलाएँ हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। मैंने सभी जो चित्रकला और लोक कलाएँ हैं वो एक ही जगह पर आपको जो मेन है वो आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करवा दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दक्षिणार्क मंदिर किस शहर में स्थित है। ठीक है, ये स्थित है तो मोढेरा, कोणार्क, गया या पुरी। अब देखिए, जो दक्षिणार्क मंदिर है उसे दक्षिणार या फिर दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, ये एक सूर्य मंदिर है और ये बिहार के गया जिले में है। सावित्री देवी को ये समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण जो है वो मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जन्म से भी पहले हुआ था। बहुत प्राचीन ये मंदिर है। तो आपको 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। ये सूर्यदेव का मंदिर है, बिहार के गया जिले में है, सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, तो ये गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मोती मस्जिद के बारे में देख लेते हैं। मोती मस्जिद या फिर पर्ल जो मॉस्क्यू है वो भी इसे बोलते हैं। आगरा किले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के भीतर 17वीं शताब्दी की एक जामी मस्जिद या फिर इसे सामूहिक मस्जिद भी कहते हैं और मुग़ल शासक शाहजहाँ के द्वारा ये बनवाई गई है। और ये जो मस्जिद है ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसकी शैली आपसे पूछी जा सकती है, वो है इंडो इस्लामिक। बाकी ये इसकी डिटेल है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। लंबाई इसकी 71.4 मीटर और चौड़ाई इसकी 57.2 मीटर और इसमें 3 गुंबद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैगस्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक शैल्यूकस ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था। ओके, तो उन्हें किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था। मैगस्थनी जो है वो यूनान के एक राजदूत थे और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जो सेल्यूकस थे उनके दरबार में ये थे। ठीक है, उन्होंने जो सेल्यूकस थे वो भारत पर जो कब्जा है वो करना चाहते थे, भारत पर विजय अपनी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो है वो संधि करनी पड़ी थी और उस संधि के अंतर्गत ही जो मैगस्थनीज थे इन्होंने भारत भेजा था। और जो भारत जब ये आए थे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये काफ़ी साल रहे थे और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने जो है जितनी भी चीज़ें देखी वो इंडिका नामक जो इनकी पुस्तक थी उसमें पूरा इनका विवरण इन्होंने किया है। ठीक है, पूरा कि मौर्य काल में किस टाइप का शासन व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोगों का जो नेचर है वो कैसा था, मतलब सभी चीज़ें मौर्य काल के बारे में यहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब इन्होंने इंडिका नामक जो पुस्तक है उसमें इन्होंने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। लोक कला कलमकारी किस राज्य से संबंधित है, तो ये अभी हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में है, तो ये 4 बताए गए हैं, तो चारों में से हरियाणा में कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले है जो राखी गढ़ी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार में है।
हरियाणा के हिसार में स्थित है और यह प्राचीन सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। और इस लाइन से भी क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियां हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है राखीगढ़ी। यह जो है ये घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है सरस्वती नदी का भी नाम मिलता है। सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी है, इसीलिए या तो आपको ऑप्शन में सरस्वती मिलेगा या फिर आपको घग्गर नदी मिलेगा, तो दोनों ही आपको याद रखनी है। उसके बाद 1997 में इन्हें अमरेंद्र नाथ द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और इसके खोज की अगर बात करी जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम थी उसके द्वारा 1963 में इसकी राखीगढ़ी की खोज की गई थी। सबसे बड़ी ये हड़प्पाई सभ्यता की बस्ती थी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर के बारे में देख लेते हैं। यह भी एक पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि हड़प्पा काल में यमुना नदी के किनारे विकसित हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। आपको इनकी लोकेशन एक तो लोकेशन इनकी और इनका जो खोज है या उत्खनन है वो कब हुआ था ये आपको याद रखनी है। यह सभ्यता का सबसे पूर्वी ज्ञात स्थल है। 4 स्थल हैं, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर दक्षिण, ये सब आपको चारों याद रखने हैं। हिंडन नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है और इसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में की गई थी। उसके बाद मोस्ट जो फेमस है वो पूछी जाती है राजस्थान से, कालीबंगा। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। यहाँ पर आपको एक दुर्ग मिला है, प्राचीन दृश्यदती या फिर सरस्वती नदी घाटी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित हुई है। ठीक है, तो आपको सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी। उसके बाद जो है इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और बी के थापर और बीबी लाल के द्वारा 1961 में इसका जो उत्खनन है वो किया गया था और विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत यहाँ पर मिला है। इस पर स्टार लगा लीजिए, ये सबसे मेन यहाँ पर जो लाइन है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है पीलीबंगा। तो पीलीबंगा ऑल्सो ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में ही है, ये कालीबंगा के पास में ही है। पीलीबंगा जो है वो एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पीले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, पीलीबंगा मतलब पीले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से इस वर्ड से ये बना हुआ है और यहाँ का जो पुराना कुआं सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये सिंधु घाटी के जो शहर है कालीबंगा, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। निर्वाण बोधगया में, मृत्यु कुशीनगर में, जन्म लुम्बिनी में और प्रथम उपदेश अमरावती में। तो यहाँ पर मैंने आपकी जो 4 हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। जन्म इनका जो है बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान प्राप्त ये बोधगया में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और इनकी मृत्यु या फिर परिनिर्वाण यहाँ पर आ सकता है, ये इनका कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है ये 4 ये एडिशनल है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हैं फैक्ट। तो श्रावस्ती में जो है वो गुणक का चमत्कार, और ये मतलब घटनाएं हैं इनके जीवन से संबंधित, तो ये बहुत ज़्यादा डीप हैं। आपको सिर्फ ये चारों याद करनी है, ये एक्स्ट्रा हैं। अगर आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक बार देख लीजिए। तो श्रावस्ती में गुणक का चमत्कार, राजगीर हाथी नलगिरी को वश में करना, वैशाली एक बंदर से शहद का उपहार, संकिसा स्वर्ग से बुद्ध का अवतरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। तो पाणिनि, वराहमिहिर, वात्स्यायन और भरत। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी के सबसे पुराना ग्रंथ को नाट्यशास्त्र कहा जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। ठीक है, अभिनव गुप्त के मतानुसार नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय हैं और इसमें कुल 4426 श्लोक और गद्य भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट है
तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर जो वर्ड होता है वो आप बताना है कि वो किस धर्म से संबंधित है। तो तीर्थंकर की जो हम बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जो भी एक उद्धारक होता है, जिसे मतलब जो एक टाइप से हेड बोल सकते हैं, ठीक है, तो जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसे तीर्थंकर बोला जाता है। एक उद्धारक जो जीवन की पुनर्जन्म की धारा को पार करने में सफल रहा और दूसरों के अनुसरण के लिए मार्ग बनाया है, यानी दूसरों का जो अनुसरण करता है वो उन के लिए जो तीर्थंकर वर्ड है उसका यूज़ किया जाता है जैन धर्म में। और महावीर स्वामी जो हैं वो अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में अनुव्रत की अवधारणा दी गई है? तो यहाँ पर 4 धर्म दिए गए हैं। तो अनुव्रत देख लेते हैं क्या होता है। अनुव्रत जो है वो 5 छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं होती हैं, तो जिनका पालन एक साधारण व्यक्ति करता है। अब ये 5 प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं? क्योंकि कई बार आपको जैसे ऑप्शन में 3, 4 या 5 जो प्रतिज्ञाएं हैं वो दे दी जाती हैं, एक उनमें से डिफरेंट दे दी जाती है, तो उनमें से पूछा जाता है कि कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये भी देखना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये जो 5 हैं ये जैन धर्म की जो अनुव्रत हैं, ठीक है, और यही 5 मूल व्रत हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस सामग्री का प्रयोग किया गया? लोहा, प्लास्टिक या टेराकोटा? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे ज़्यादा टेराकोटा का यूज़ किया गया था, या फिर अगर यहाँ पर कांस्य आता है तो कांस्य भी आप राइट कर सकते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो कांस्य और टेराकोटा इन दोनों का ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। टेराकोटा होती है जो पकी मिट्टी, ठीक है, पकाई हुई मिट्टी होती है, उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो ये थे क्वेश्चंस, और भी आपको इसी टाइप से जो ये कॉन्सेप्ट है, इसी टाइप से आपको जितने भी PYQ हैं वो आपको अलग अलग एग्ज़ाम में, वो आपके चाहे जनरल पेपर है चाहे आपका सेकंड पेपर है, उससे रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।